हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रानी की कहानी सुनाएंगे जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी राजा से कभी बात ही नहीं की। वो मर गई लेकिन राजा से कभी बात नहीं की। ये कहानी एक लव स्टोरी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है और हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो प्लीज़ इसको पूरा सुने और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ज़मींदार रहता था। उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। गांव में उस समय जुदाई थी। वो ज़मींदार की पत्नी की आओ भगत में लगी हुई थी। 3 दिन हो गए थे जमींदारनी की पत्नी को दर्द होते हुए। अब दाई की चिंता बढ़ रही थी, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। कहते हैं ना कि होनी तो होकर रहती है। जमींदार की पत्नी एक बहुत ही सुंदर सी बेटी को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसती है। घर में मातम पसर गया, लेकिन बिटिया का चेहरा देखकर सभी को बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि बिटिया इतनी सुंदर थी। इतनी सुंदरता आज तक किसी ने देखी नहीं थी। वो इतनी सुंदर थी कि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़की 3 साल की हुई। तभी अड़ोस पड़ोस के लोग जमींदार को कहने लगे, भैया थोड़ा संभल कर रहना, अपनी बेटी को संभाल कर रखना। बिल्कुल महकती है, रूप की देवी है तुम्हारी बेटी। और उसको आस पड़ोस के लोग और परिवार के लोग उसे महकदे कहने लगे। पिता को भी लगता कि महकदे का सौंदर्य अनुपम है। खूबसूरती अगर इंसान का रूप ले ले तो उसे महकदे कहा जा सकता है, इसलिए सब लोग उसे महकदे के नाम से पुकारने लगे। महकदे बड़ी सुंदर थी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और जमींदार की चिंता भी बढ़ने लगी, क्योंकि लड़की सुंदर तो थी पर मन की बहुत ही भोली थी। उसे अगर कोई कुछ कहे तो वो तुरंत मान जाती। बहुत ही सीधी थी। उसके सौंदर्य से अधिक उसका भोलापन जमींदार को चिंतित कर देता था। जमींदार सोचता था कहीं कोई उसकी बेटी का नाजायज़ फ़ायदा न उठा ले। जमींदार ने ये सोचकर अपने घर के नियम बहुत सख्त बना दिए थे। महकदे को घर से बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं थी। एक पल के लिए भी वो घर से बाहर नहीं जाती थी। उसे सब कुछ घर पे ही मिल जाता था। जैसे आज़ादी तो उसकी छिन गई थी। उसे अपनी गली में भी जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, हर किसी का कोई ना कोई दुश्मन भी होता है। किसी की सादगी से जलने वाले लोग भी होते हैं। सौंदई उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की थी और उसकी सखी होने का दावा करती थी और मन ही मन महकदे की सुंदरता से जलती थी। और वो ऊपर से इतना अच्छा व्यवहार दिखाती थी जैसे वो महकदे की कितनी सच्ची दोस्त हो, कितनी सगी हो उसकी। वो रोज़ महकदे के साथ खेलने आती थी और उसे सारे गांव की बातें बताती थी, जिनका ना तो महकदे को पता होता और ना ही उसे उसमें दिलचस्पी थी। पर सौंदे जो कहती तो महकदे उसे तुरंत मान लेती थी। सौंदे तो मन ही मन चाहती थी कि राजा के किसी सैनिक की नज़र महकदे पर पड़ जाए और इसकी खूबसूरती का किस्सा ख़त्म हो जाए। पर अपनी बातों से सौंदई अपने मन की भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाती थी। एक दिन सौंदई महकदे के पास आई और बोली, महकदे तुझे पता है उस पार जो बाग है उसके फल बहुत मीठे हैं। महकदे बोली, हमारे घर पर भी उसी बाग से फल आते हैं, पिताजी ने एक बार बताया था। सौंदई कहने लगी, अरे नहीं पगली, वहाँ जाकर खाने में वो बहुत मीठे लगते हैं। मैं तो रोज़ जाती हूँ उस बाग में। महकदे कहने लगी, अच्छा, लेकिन अपनी मजबूरी बताते हुए कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती। सौंदई के मन में कुछ योजना चल रही थी। उसे पता था कि आज बाग के उस पार राजा के सैनिक आने वाले हैं। वो चाहती थी कि आज महकदे को राजा के सैनिक देख लें और उसे बलपूर्वक उठा ले जाएं। इसलिए उसका महकदे को फुसलाना जारी रहा। महकदे को अपने पिताजी का भी डर था। महकदे सोचकर बोली, सौंदई क्या मैं उस बाग में जा सकती हूँ? लेकिन पिताजी से पूछूंगी तो पिताजी मानेंगे नहीं। सौंदई बोली, उन्हें नहीं बताएंगे और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। महकदई कहने लगी, पर यहाँ पर घर में सभी नौकर चाकर हैं, मुझ पर नज़र रखते हैं। सौंदई कहने लगी, तू चिंता मत कर, उन्हें मैं संभाल लूँगी। सौंदई ने नौकरों को बुलाया और कहा कि आज महकदे के सर में दर्द है, वो कुछ घंटे सोना चाहती है, कोई भी उसके कमरे में नहीं आएगा। फिर उसने महकदे को कमरे की खिड़की से नीचे उतार दिया और महकदे के कमरे को अंदर से बंद करके वो भी उसी खिड़की से उतरकर
सौंदर्य बस अपनी जलन मिटाना चाहती थी, किसी भी तरह राजा के सैनिकों की नज़र उस पर पड़ जाए और उस सुंदरता का किस्सा ख़त्म हो जाए। लेकिन महकदे बहुत सीधी-सादी थी, उसे तो उसके छल का पता ही नहीं था, पर भगवान ने सबके नसीब में कुछ न कुछ लिखा होता है। जैसे ही वो दोनों बाग में पहुंची, महकदे को तो मानो सारी खुशी आज ही मिल गई थी। वो बाग में इधर-उधर दौड़ रही थी और सौंदर्य को इंतज़ार था उसके बर्बाद होने का कि कब महकदे पर राजा के सैनिकों की नज़र पड़े। लेकिन महकदे तो सोच रही थी कि आज जैसे कि कैद से चिड़िया आज़ाद हुई है। उसे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन ये क्या? वहाँ से राजकुमार की सवारी निकल रही थी। उस बाग की खूबसूरती को देखकर राजकुमार ने अपनी सवारी को रुकवा कर बाग देखना चाहा और उसमें से कुछ फल तोड़कर खाने लगा। अचानक राजकुमार अजीत सिंह को महसूस हुआ कि बाग में और कोई भी है, तो वो सतर्क हो गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही महकदे वहां दौड़कर आई, राजकुमार ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। राजकुमार ने देखा, अरे ये तो लड़की है। राजकुमार ने उसे तुरंत छोड़ दिया। महकदे तो बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन अजीत सिंह तो जैसे सब कुछ भूल ही गया था। वो तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। वो देखता रहा। उसके देखते ही देखते कब महकदे उसकी नज़रों से ओझल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। तभी आकर एक मंत्री ने राजकुमार को बुलाया, तो जैसे वह नींद से जागा। और जब महकदे घर पहुंची तो घर में सबका बुरा हाल था। नौकर सजा के लिए तैयार खड़े थे और जमींदार साहब सबको बहुत सुना रहे थे। आखिर 16 साल की सीधी सादी उनकी बेटी घर से गायब थी। जमींदार के पैरों तले तो जमीन नहीं थी। घर आते ही महकदे ने राजकुमार से मिलने वाली बात सौंदर्य को नहीं बताई थी। सौंदर्य तो इसी बात से बहुत उदास थी कि महकदे को सैनिकों ने क्यों नहीं देखा। महकदे जो कुछ वक्त की आज़ादी को महसूस करके खुश हो रही थी, उसने डरते हुए घर में कदम रखा। देखा तो उसका चेहरा उतर गया और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अंदर से उसे बहुत घबराहट हो रही थी। उसके घर में कदम रखते ही जो सन्नाटा छाया हुआ था, वो फुसफुसाहट में बदल गया। नौकर आपस में फुसफुसाने लगे कि ये तो कमरे में सोई हुई थी, ये बाहर से कैसे आ रही है। महकदे ने एक नज़र अपने पिताजी को देखा तो वो बहुत अधिक डर गई और जमींदार ने जोर से कहा, कहाँ थी तुम? बिना किसी को बताए कहाँ चली गई थी? बेचारी सीधी सादी महकदे जुबान हिली, लेकिन थरथराकर फिर रुक गई। घर का माहौल आज बहुत ही जानलेवा लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी और थर-थर काँप रही थी। पिताजी ने फिर से पूछा तो वो फपक-फपक कर रोने लगी। और सौंदई भी वहीं थी, पर ये नहीं बताया कि वो सौंदई उसे लेकर गई थी। मन ही मन जमींदार जी को भी अपनी बेटी के भोलेपन का पता था, इसलिए वो अपनी बेटी के भोलेपन को जानते थे और किसी अपराध की तो गुंजाइश ही नहीं थी। वो समझ गए थे ज़रूर किसी ने इसे कहा होगा, तभी ये घर से गई होगी। ऐसे मोड़ पर ही तो आज जमींदार जी को अपनी पत्नी की कमी खल रही थी। माँ ही तो होती है जो अपनी बेटी को किशोर अवस्था से जवानी तक संभाल कर और समझा कर रखती है। आज जमींदार जी को अपनी पत्नी की बहुत ही याद आ रही थी। पत्नी का ना होना आज जमींदार जी को रुला गया था, पर उन्होंने महकदे को कुछ हिदायतें देकर जो अंदर भेज दिया। महकदे अपने कमरे में चली गई। उधर राजकुमार के मन में तो उथल-पुथल मची हुई थी। 20 वर्ष का राजकुमार अजीत सिंह अभी तक गुरुकुल का ज्ञान, शस्त्र चलाना, घुड़सवारी, माता-पिता का प्रेम, बस यही तो देखा था। शिक्षा ही तो पूरी हुई थी राजकुमार की, पर आज उसके मन में बहुत अलग से विचारों ने जन्म ले लिया था। महकदे का सौंदर्य उसे इतना घायल कर गया था, उसे तो अजीत सिंह भी नहीं समझ पा रहा था। अचानक अजीत सिंह अपने कमरे में उठकर व्याकुलता से टहलने लगा। उसकी चाल को देखकर उसकी माता को शक हुआ कि ज़रूर उसका बेटा कुछ चिंतित है। माता ने पास आकर पूछा, अजीत सिंह, आपको नींद नहीं आ रही? अजीत सिंह एकदम चौंक कर बोला कि माँ, आपने बचपन में मुझे बहुत सारी परियों की कहानी सुनाई थी। क्या परियां सच में होती हैं? माँ ने कहा, होती तो होंगी, लेकिन मैंने तो कहानियाँ ही सुनी थी, मैंने कभी देखा नहीं। राजकुमार ने कहा, माँ, आज मैंने परी का साकार रूप देखा। माता को समझते देर नहीं लगी। अजीत सिंह अब विवाह के लायक हो गया है। रात बहुत हो गई थी तो वो कुछ नहीं बोली और कहने लगी, बेटा, रात ज़्यादा हो गई है, अभी आप सो जाइए। रात को अजीत सिंह जैसे ही आंखें बंद करता, उसे महकदे का चेहरा नजर आता
उस भोले भाले चेहरे को आखिर किस तरह वो अपनी आंखों से निकाले। उस रात वो सो नहीं पाया। इधर महकदे ने भी एक बार अजीत सिंह के बारे में सोचा, पर प्रेम के बारे में जानने की उसकी बुद्धि कहाँ थी। वो तो बहुत ही भोली थी, कुछ जानती नहीं थी। अगली सुबह होने तक अजीत सिंह ने इरादा कर लिया था कि वो उसी लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। अगले ही दिन जो उसने अपने माता पिता को उस लड़की के बारे में बताया, और राजा को अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सैनिकों से कहा कि जाओ और उस लड़की की खोज करो। अगले ही दिन उसकी खोज शुरू हो गई, पर ना तो नाम पता था और ना ही उसका पता मालूम था। उसी बाग में वे बहुत बार गया, आसपास भी गया, पर वो चेहरा नहीं दिखा। खोजते खोजते राजकुमार को 1 साल बीत गया। एक दिन अजीत सिंह भेष बदल कर जनता की हालत को जानने के लिए महल से निकला और महकदे की गली में आ गया, या ये कहा जाए कि संयम उसे वहाँ खींच लाया था। महकदे खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। राजकुमार की नज़र पड़ी महकदे पर और आंखें थम गईं। उसको देखकर जेठ की तपती गर्मी पर सावन की कुछ बूंदें बरस पड़ी हों। झूमता हुआ राजकुमार महल में आ गया और सारी बात अपने पिताजी को बताई। राजा को अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए था। राजा ने जमींदार जी के घर रिश्ता भिजवा दिया। राजकुमार संग अपनी बेटी की शादी का सोचकर जमींदार तो फूला नहीं समाया, मानो उसके घर में खुशियों की अनुपम लहर दौड़ गई। पर महकदे इस खुशी की गंभीरता को नहीं जानती थी कि ये इतनी बड़ी खुशी की बात है। माता की छाया सिर पर ना होना भी लड़की के लिए किसी अभिश्राप से कम नहीं होता। माता ही मन में सपने संजोना सिखाती है, अच्छे बुरे की पहचान कराती है, ससुराल के कितने नियम कायदे कानून बेटी को समझाती है। महकदे को कितना खुश होना चाहिए था, ये बताने वाली उसकी माँ उसके आसपास नहीं थी। पिता कहाँ तक अपनी बेटी को समझा सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सौंदर्य तो ये बात सुनकर जल उठी थी। जलन तो वो पहले से ही करती थी, अब तो वो विनाश की हद तक पहुंच गई थी। महकदे रानी बनेगी, यही सोचकर सौंदर्य का बुरा हाल था। वो बहुत ही महकदे से कट रही थी। वो सोच रही थी किसी भी तरह से महकदे का पत्ता साफ होना चाहिए। वो तरह तरह की साजिशें रच रही थी, लेकिन कोई भी साजिश उस पर फिट नहीं बैठ रही थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। शगुन का दिन भी आ पहुंचा। जमींदार के घर में बहुत चहल पहल थी, सभी बहुत व्यस्त थे। महकदे कुछ परेशान थी। महकदे की पड़ोसनें उसके कमरे में बैठी हुई थी और उससे मजाक कर रही थी। महकदे, राजकुमार कैसा है? तूने जब पहली बार उसे बाग में देखा तो वो तुझे कैसा लगा? वो तरह तरह के मजाक सौंदर्य से कर रही थी और सौंदर्य इन मजाकों को समझ नहीं पा रही थी। महकदे की मौसी उसे बुलाने आई और कहा, तुम सारी लड़कियां महकदे को लेकर आ जाओ, राजा और रानी आ चुके हैं। महकदे नीचे आ चुकी थी। राजा और रानी ने उसे देखा तो रानी मन ही मन बड़ी खुश हुई और मुस्कुराई। अजीत सिंह ने तो मेरी बहू बिल्कुल चांद का टुकड़ा ढूंढी है। लाल रंग के लहंगे में किसी परी से कम नहीं लग रही थी महकदे, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। धीरे धीरे महकदे नीचे आ रही थी। सभी का ध्यान उसी की ओर था। वो थोड़ी डर सी गई कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, फिर धीरे से खड़ी हो गई। तब उसकी मौसी ने इशारा किया तो उसने राजा और रानी के पांव छुए। रानी महकदे को देखकर फूली नहीं समा रही थी। उनका मन महकदे को देखकर खुशी से झूम रहा था। महकदे को फिर एक कुर्सी पर बिठाकर सब रंग की मिठाई उसकी झोली में रखी तो महकदे फिर घबरा गई। सब लोग उसे देख रहे थे और सौंदर्य के दिमाग में सातिर योजनाएं चल रही थीं। शगुन की रस्में पूरी हुई। अड़ोस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदारी में जो औरतें आई थीं सब मंगल गीत गाने लगीं कि जब लड़की पराई होती है, बाबुल की लाडो पराई हो गई, इस तरह के गीत वो गाने लगीं। गीत के बोल सुनकर महकदे रोने लगी। मौसी ने उसे समझाया, नहीं महकदे, लड़कियों को तो दूसरे घर जाना ही होता है, यही तो दुनिया का रिवाज है, हमें भी दूसरे के घर जाना पड़ा था। मौसी उसे समझा रही थी। महकदे बहुत डरी डरी सी थी कि ना जाने अब क्या होगा। राजा और रानी महकदे को अपनी बनाकर चले गए थे। तभी मौसी ने जो शगुन में आया था उस सारे सामान को आंगन में फैला दिया और अड़ोस पड़ोस की औरतों को वो दिखा रही थी। सौंदर्य की हालत तो
बहुत ख़राब थी। शगुन में इतना सोना चांदी और इतने सुंदर सुंदर वस्त्र देखकर उसे तो महकदे से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही थी। मौसी बहुत खुश होकर सबको ये सब दिखा रही थी। राजा के यहाँ से बहुत कुछ आया था, और आया भी क्यों ना हो, राजा के इकलौते बेटे राजकुमार की शादी थी और उसकी होने वाली पत्नी महकदे थी, तो उसके लिए तो आना ही था। सभी कह रहे थे महकदे इतना चांद सा मुखड़ा लेकर यूं ही थोड़ी ना पैदा हुई है, इसे तो राजा की रानी बनना ही था। जमींदार के घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। महकदे मगन होकर सब देख रही थी। अचानक दौड़कर वह अपने कमरे में गई और रोने लगी। उसके मन में अभी भी वही बोल चल रहे थे जो औरतें गा रही थीं, बाबुल की बेटी पराई हो गई। मौसी ने शगुन दिखाकर समेट कर रख लिया, क्योंकि महकदे का दिल टूट रहा था अपने पिता से अलग होने का सोचकर। पूरे गांव में महकदे के शगुन के चर्चे हो रहे थे। सभी लोग महकदे की किस्मत पर इतरा रहे थे कि कितनी अच्छी किस्मत लेकर महकदे पैदा हुई है। उसके भाग्य में तो राजघराना है, राज भोगेगी। सभी उसके सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे। राजा रानी महल पहुँचे तो राजकुमार माता के कमरे में गए और पूछा, माता, उस लड़की का नाम क्या है? तब रानी माँ बोली, बेटा, उसका नाम महकदे है। राजकुमार उसका नाम सुनकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, जैसी सूरत वैसा नाम। राजकुमार महकदे की सूरत को बिल्कुल भी नहीं भूला था और माँ से कहने लगा, माता, आपको कैसी लगी वो? और फिर शर्म से चुप हो गया। राजमाता ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल वैसी है जैसी हमने तुम्हारे लिए दुल्हन को सोच रखा था, कि अपने बेटे के लिए किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी बहू लेकर आएंगे। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा है। फिर बोली, बेटा, वो लड़की बहुत मासूम है, अब उसको आपको ही संभालना पड़ेगा। उस पर माँ का साया नहीं है। हम भी उसे माँ बनकर बहुत प्रेम करेंगे। राजकुमार मुस्कुराते हुए चला गया। मन ही मन वो बहुत खुश भी था और बेचैन भी। आखिर विवाह की घड़ी भी आ गई, परंतु राजकुमार के मन में बहुत खुशी थी। बार बार महकदे की बड़ी बड़ी सुरमई आंखें उसके सामने आ जाती। वो उसी के सपनों में खोया रहता। इधर सौंदर्य की जलन का ठिकाना नहीं था। उसके सातिर दिमाग में योजना ही चल रही थी और विफल हो रही थी। उसने सोचा, महकदे तो बहुत ही सीधी सादी और भोली भाली है, उसके सीधेपन का फायदा उठाकर देखती हूँ। वो बार बार बहुत परेशान हो रही थी, तो वो तुरंत महकदे के पास गई और महकदे से कहा, महकदे, तुझे पता है, सारा गाँव तेरे ससुराल से आई शगुन की बुराई कर रहा है। राजा तो बहुत ही अमीर होता है, फिर भी देखो उसने कितना कम शगुन दिया है महकदे को। इस तरह वह महकदे के आगे शगुन की बुराई करने लगी। सारा गांव थू थू कर रहा है, महकदे कितना सुंदर है, और देखो राजकुमार के साथ शादी होने वाली है, देखो कितना कम शगुन दिया है। महकदे चौंक कर बोली, सच में सौंदर्य, शगुन ठीक नहीं था क्या? नहीं महकदे, सौंदर्य कहने लगी, बहुत ही हल्का सा है। अगर मेरे ससुराल वाले मुझे ऐसा शगुन देते ना, मैं तो कभी भी अपने पति से बात नहीं करती, हमेशा उससे दूर रहती। उनको तो तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है, सौंदर्य महकदे से कह रही थी। तो महकदे बोली, अच्छा, तो मैं भी कभी उनसे बात नहीं करूंगी, हमेशा उनसे दूर रहूंगी। सौंदर्य कहने लगी, यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ। अगर वो तुझे पसंद करते, अगर अच्छे से प्यार करते, तो क्या तेरे लिए अच्छा शगुन नहीं देते? मेरी बात ध्यान रखना, कभी राजकुमार से मुँह से बात नहीं करना, बोलना ही मत, तब उन्हें तेरी कदर का पता चलेगा। हमारी महकदे कम थोड़ी ना है। तो महकदे कहने लगी, नहीं नहीं सौंदर्य, तू चिंता मत कर, तू मेरी सबसे अच्छी सखी है, तो मेरा बुरा थोड़ी ना चाहेगी। मैं अभी तुझसे कहती हूँ कि मैं राजकुमार से कभी बात नहीं करूँगी। महकदे को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये उसने क्या कर दिया। सौंदर्य ने अपनी चाल कामयाब होते हुए देखी थी। उसने महकदे का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया था। सौंदर्य अपनी चाल चलकर वहाँ से चली गई थी। महकदे मन ही मन सोच रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमार से बिल्कुल बात नहीं करूँगी। जब उनको मेरी कदर ही नहीं है, सौंदर्य ठीक ही तो कह रही है। सौंदर्य तो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रही थी, महकदे को राजा महल से निकाल देंगे, मेरे दिल को कितना सुकून पहुंचेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। इसके रूप के आगे तो मुझे कोई गिनता ही नहीं है। जब देखो महकदे महकदे सब करते रहते हैं, क्या मैं किसी से कम हूँ? उधर राजकुमार बस महकदे के बारे में सोचे जा रहा था, मन ही मन सोचे जा रहा था। भले राजाओं के यहाँ बहुत पत्नियाँ रखने का रिवाज होता है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ महकदे, मेरी पत्नी पूरी ज़िंदगी तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी पत्नी नहीं आएगी। मैं ताउम्र एक महकदे से ही प्रेम करूँगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ राजकुमार अपने पिताजी के कमरे में पहुँच गया। राजा अजीत सिंह को देखकर चौंक गए। राजा ने कहा, अजीत सिंह? तो अजीत सिंह ने कहा, जी पिताजी, कहिए।
हम जल्द से जल्द आपकी शादी करवाने जा रहे हैं, इसलिए विवाह के तुरंत बाद आपको राज्य की बागडोर भी संभालनी होगी। मैं परमात्मा के चिंतन के लिए जंगल जाना चाहता हूँ। अजीत सिंह घबरा गए। क्या पिताजी, मैंने तो अभी कुछ ठीक से सीखा भी नहीं है। पर राजा साहब बोले, आप बहुत समझदार हैं अजीत सिंह। आपने अभी तक जो सीखा है वो बहुत अच्छे से निभाया भी है। आगे अनुभव आपको सब सिखा देगा। इतना कहकर राजा साहब वहाँ से चले गए। अजीत सिंह कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसकी आंखों में महकदेई के सपने चलने लगे और वो मुस्कुराने लगा। पर उसे कहाँ पता था कि सौंदर्य ने पहले ही उसके सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। बहुत ही अजीब किस्सा आगे घटने वाला था। एक एक कर दिन बीत गए और शादी का दिन आ पहुंचा। राजा के घर शाही तरीके से शादी की तैयारियां हो रही थी। सारा राज्य खुशी से झूम रहा था। रानी और राजा बेटे की शादी से बहुत खुश थे। जमींदार के घर में भी धूम मची थी। महकदेई भी खुश थी। सभी का उसको टोकना मजाक करना अच्छा लग रहा था। नए नए कपड़े, नए नए गहने देखकर महकदेई बहुत खुश थी। परंतु कोई खुश नहीं था, तो वो था सौंदर्य। क्योंकि गांव के लोग तो इस वजह से भी खुश थे कि राजकुमार की बारात उनके गांव में आने वाली थी, और ये भी एक गर्व की बात थी। सौंदर्य तो जलन से भरी हुई थी। जलन का तो यही दस्तूर होता है, वो वक्त के साथ बढ़ती जाती है जब तक जलने वाला भाग्य को समझकर आगे नहीं बढ़ जाता। राजकुमार की बारात जमींदार के द्वार पर आ पहुंची थी। बारात का बड़े ही अच्छे से स्वागत किया गया था। जमींदार की खुशी का तो पारंपार नहीं था। महकदेई अपने कमरे में थी, बहुत खुशी से तैयार हो रही थी। उसकी सखियां उसे तैयार कर रही थीं। उसकी सुंदरता से सभी उस दिन बड़े हैरान थे। लाल रंग की साड़ी में बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। सखियों ने भी उस दिन कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे सजाने में। शादी वाले दिन की यही ख़ास बात होती है। उस दिन दुल्हन पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा खूबसूरत लगती है, और लगे भी क्यों ना। बचपन से उस दिन का सपना जो देखती आती हैं, ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन होता है उसके लिए शादी वाला दिन। लड़की का तो लगभग नया जन्म ही होता है। महकदेई की सुंदरता दिन ब दिन बढ़ रही थी। राजकुमार घोड़े पर आए। राजकुमार बहुत सुंदर लग रहा था। पहले बरमाला हुई, फिर फेरे और बाकी की रस्में। शादी संपन्न हो गई। विदाई का वक्त आ गया। महकदेई विदाई के टाइम पर फूट फूट कर रोई और अपने घर से विदा हो गई। महल में महकदेई का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार बीच बीच में महकदेई का चेहरा देखता तो अपने भाग्य पर इतरा उठता। रस्में चल रही थीं। महकदेई भी खुशी से सारी रस्में कर रही थी। रस्में ख़त्म होते होते बहुत रात हो गई थी। राजमाता महकदेई को राजकुमार के कमरे में बैठा आई। राजकुमार कमरे में पहुंचा तो महकदेई बेड पर बैठी हुई थी और राजकुमार उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो कोई परी जैसे सारी चांदनी समेट कर एक कोने में बैठ गई। वो कुछ समय उसे देखता ही रहा। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकले। महकदेई भी नहीं बोली। कुछ समय बाद राजकुमार जैसे नींद से जागा। राजकुमार आगे बढ़ा और महकदेई को बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो महकदेई। इतनी सुंदर आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी। पर महकदेई कुछ नहीं बोली। सौंदर्य की कही बातों का वो सीधी सादी लड़की के दिल पर बहुत गहरा असर हुआ था। सौंदर्य की बातों को वो अपने दिल से लगाकर बैठी थी। राजकुमार बोलता रहा पर महकदेई कुछ नहीं बोल रही थी। राजकुमार को कुछ आभास हुआ। मैं अभी तक अकेला ही बोल रहा था, लेकिन महकदेई ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था। राजकुमार ने अभी तक एक बार भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी। उसे कुछ शक हुआ। सीधे महकदेई को बोला, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं कब से खड़ा हूँ, तुमने बैठने को भी नहीं कहा। कोई बात है महकदेई? वो इतना कहकर आगे जाकर पलंग पर बैठा तो महकदेई तुरंत उठकर खड़ी हो गई और कोने में जाकर खड़ी हो गई। राजकुमार को बड़ा अजीब लगा तो महकदेई को उसने कहा, महकदेई, मुझे नहीं पता तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने ऐसा क्या किया है या किस तरह की नाराज़गी है तुम्हारी? अगर तुम मुझसे नहीं बताओगी तो मैं कैसे जान लूँगा तुम्हारी नाराज़गी की वजह कि तुम मुझसे इतना रुष्ट क्यों हो। परंतु महकदेई फिर भी कुछ नहीं बोली। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो और दूर रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मेरे कमरे में बहुत जगह है, मैं दूसरे कोने में जाकर सो जाता हूँ। फिर भी महकदेई कुछ नहीं बोली। राजकुमार दूसरे कोने में पड़े पलंग पर जाकर लेट गए, पर सोचता रहा आखिर क्या हुआ है महकदेई को, क्यों इस तरह का व्यवहार कर रही है। बहुत भोली है महकदेई। राजमाता ने बताया था, लगता है उसे मुझे अपना मानने में समय लगेगा। कोई बात नहीं महकदेई, मैं तुम्हारे लिए पूरी उम्र तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ, जब तक तुम मुझे अपना मानोगी। तो राजकुमार मन ही मन सोच रहा था और मन ही मन मुस्कुरा कर बोला, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सारी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा। और सो गया। महकदेई भी सो गई। उसने राजकुमार
राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सोचा और सो गई। शादी की रस्मों से वो बहुत थक गई थी। अगली सुबह जब महकदेई सोकर उठी तो महल में उसके पग फेरे की रस्म होनी थी। उसके पिताजी उसे लेने आए थे। महकदेई अपने घर चली गई और सभी से जाकर खुशी से मिली। सौंदई भी उससे मिलने आई। सौंदई ने मीठी मीठी बातें करके ये जानने की कोशिश की कि महकदेई का व्यवहार राजकुमार के साथ किस प्रकार का रहा, और सारी बातें जानकर कि महकदेई ने उससे बात ही नहीं की, वो बहुत खुश हो गई। इधर अजीत सिंह जब थोड़ा देर से उठे तो उठते ही उन्होंने अपनी राजमाता से बताया, माता, आज महकदेई नज़र नहीं आ रही। तो राजमाता ने बताया, राजकुमार, महकदेई अपने मायके गई है, कल उसको लेकर तुम्हें आना है। अजीत खुश हो गया। वह सोच रहा था कल तक शायद महकदेई की सहेलियां उसे सब कुछ समझा दें और वो बोलने लगे। अगले दिन अजीत सिंह महकदेई को लेने गया और उसे महल में लेकर आ गया। रास्ते में भी महकदेई चुप रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सौंदई ने जो अपनी चाल चली थी वो महकदेई दोहरा रही थी। महकदेई ने कहा, महकदेई, अगर तुझे राजकुमार पर अपना रोब झाड़ना है और राजकुमार को अपने बस में रखना है तो तू उससे बात मत करना। अगर तूने बात कर ली तो राजकुमार कभी तेरी कदर नहीं समझेगा। देखा नहीं सारे गांव में कैसी तेरी थू थू हुई है, कैसे शगुन भिजवाया था। यही बात भोली भाली महकदेई के दिल में थी और दोबारा उनको दोहरा दिया था। वो फिर पूरे रास्ते अजीत सिंह से नहीं बोली थी। महकदेई, राजकुमार बोला, अभी तक तुमने मुझे अपनी नाराज़गी की वजह नहीं बताई। महकदेई चुप थी। अजीत सिंह ने फिर कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझसे जब तक नाराज़ हो मैं खुद से ही बातें कर लेता हूँ। फिर भी महकदेई चुप रही। दिन गुजरते रहे। राजकुमार बुझा बुझा सा रहने लगा। अब राजमाता को भी कुछ शक सा हुआ, पर अजीत सिंह ने उन्हें कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे करके विवाह को 6 साल बीत गए। अजीत सिंह के पिताजी राज्य के बागडोर अजीत को सौंप कर जंगल जा चुके थे। वे वन में जाकर प्रभु की तपस्या करना चाहते थे। उनकी माता भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। उनका भी स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था और एक दिन राजमाता भी भगवान को प्यारी हो गई। अजीत सिंह के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पूरे राज्य की जिम्मेदारी राजकुमार की थी। उनका मन अशांत होते हुए भी राज्य की जिम्मेदारी वे बखूबी निभा रहे थे। धीरे धीरे वो महकदेई से बहुत दूर होते जा रहे थे, परंतु प्रेम सिर्फ महकदेई से करते थे। लेकिन मन ही मन महकदेई की चुप्पी उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। अजीत सिंह ने राज्य को संभाला था, पर वो सिंहासन पर बैठे नहीं थे, क्योंकि राज सिंहासन पर वो अभी भी अपने पिताजी को देखते थे। अचानक एक दिन महल में बन से खबर आई कि अजीत सिंह के पिताजी चल बसे। राजा को महल में लाया गया। शाही तौर पे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके पिताजी की मृत्यु के बाद दरबारियों ने अजीत सिंह को, कुछ वफादारों ने मिलकर अजीत सिंह को गद्दी पर बिठा दिया और राज तिलक कर दिया। राज्य के कामों में अजीत सिंह अपने आप को व्यस्त रखने लगे और उन्होंने अपने राज्य के आसपास के काफ़ी राज्यों को जीत लिया था। राज्य भी बहुत बढ़ गया था। साथ ही साथ राजकुमार अजीत सिंह की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। महकदेई अभी भी सीधी सादी थी। वो इतनी भोली थी कि अभी तक इतने सालों बाद तक सौंदर्य की कही बातों को दिल में लगाए बैठी हुई थी और चुप रहती थी। महल में बाकी सभी के साथ वो ठीक से बात करती थी और अपनी जिम्मेदारी भी निभाती थी। भोलापन कब जिद का रूप ले गया वो खुद नहीं जानती थी कि उसके भोलेपन ने कौन सा अनर्थ कर दिया है। अजीत सिंह का राज्य अभिषेक हुए भी अब 5 वर्ष का समय बीत चुका था। एक दिन महल में एक दरबारी को महकदेई और राजकुमार के साथ बात न करने का पता चल गया। महकदेई की दासी उस दरबारी की पड़ोस में रहती थी। दासी ने अपने आसपास वालों को बता दिया तो दरबारियों को भी पता चल गया। ये खबर आग की तरह फैल गई। राजकुमार से जो ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजकुमार को मारने की योजना बनाने लगे, क्योंकि उनका कोई वारिस नहीं था जो उनके बाद राज्य को संभाल सके। लेकिन अजीत सिंह के वफादारों ने उनकी योजनाओं को विफल कर दिया था। इस घटना के बाद राजकुमार के संग दरबार में भी चर्चा की गई। अजीत सिंह के पिताजी के वफादारों ने कहा, राजकुमार, आपकी जिम्मेदारी राज्य को संभालने की ही नहीं है, बल्कि राज्य को इसका उत्तराधिकारी भी देने की है। ईश्वर ना करे अगर दरबारियों की योजना का पता नहीं चलता या देर से पता चलता तो ये राज्य बिना मालिक के स्त्री की तरह हो जाता। फिर इस पर कौन अधिकार करता ये भी कहा नहीं जा सकता। आपकी और रानी महकदेई के बारे में जो बातें राज्य में फैल चुकी हैं वो बातें आसपास के राज्यों में भी फैलेंगी, क्योंकि अलग अलग राज्य के गुप्तचर
भेष बदलकर अन्य राज्यों में घूमते हैं, ऐसे ही हमारे राज्य में भी अलग राज्यों के गुप्तचर घूमते होंगे और यहाँ की खबरें गुप्त रूप से अपने राज्यों में पहुँचाते होंगे। राजा को आपके यहाँ उत्तराधिकारी का ना होना अन्य राजाओं को लोभ में डाल सकता है। वे आपके राज्य को हथियाने की साजिशें करेंगे। इसी प्रकार की बातें जब दरबार में हुई तो राजा अजीत सिंह को अंदर तक तोड़ गईं। अभी वो महगदई के व्यवहार से ही दुखी था कि एक और नई मुसीबत उनके सर आ पड़ी। अब वो सिंहासन से उठे और महगदई के पास पहुँचे। महगदई हमेशा की तरह मुंह मोड़कर खड़ी हो गई। राजा अजीत सिंह ने बोलना शुरू किया, महगदई, मैंने पिछले 11 सालों से तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया और ना ही हमारे रिश्ते को तुम्हारे ऊपर थोपा, लेकिन आज मेरा तुम्हारे साथ बात करना ज़रूरी था, इसलिए मुझे आना पड़ा तुम्हारे पास। महगदई को दरबार में हुई सारी बातें बता दी। फिर थोड़ा ठहर कर बोला, महगदई, मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मुझे राज्य को उसका उत्तराधिकारी देना है, वरना मेरे पिताजी का दिया हुआ राज्य अंतिम समय तक संभालने का जो वचन दिया था वो टूट जाएगा। महगदई फिर भी चुप रही। आज महगदई की चुप्पी ने राजा के प्रेम पर बहुत गहरी चोट मारी थी। महगदई ने शायद जीवन भर मुझसे बात नहीं करने की ठान रखी है। यह सोचकर राजा अपने कमरे में आ गया और बहुत दुखी मन से टहलने लगा। उसे कभी कभार दरबार में हुई बातें याद आती तो सबसे ज़्यादा उसे महगदई की चुप्पी परेशान करती। चिंता में ही कब सुबह हो गई, राजा को पता ही नहीं चला। वो बाहरी मन से दरबार में गया और सलाह की। दरबारियों ने राजा अजीत सिंह को दूसरा विवाह करने की सलाह दी, परंतु अजीत सिंह दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। तभी उनके मन में एक योजना आई। उन्होंने महगदई को दरबार में बुलवाया और कहा, महगदई, आपका मुझसे बात न करना राज्य के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, इसलिए आपको आज से मैं आदेश देता हूँ कि अगर 2 दिन में आपने मुझसे बात करनी शुरू नहीं की या उसका कोई कारण नहीं बताया तो मैं तीसरे दिन दूसरा विवाह कर लूँगा और आपको एक दासी के रूप में महल की छत से कबूतर उड़ाने का काम दिया जाएगा। और इतना कहकर अजीत सिंह दरबार छोड़कर चले गए। राजा अजीत सिंह ने सोचा था कि रानी महगदई को बांदी बनने की बात से एक बार विचार करेगी और इस बात को समझेगी और फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पिताजी का वचन भी नहीं तोड़ना था और दूसरा विवाह भी उन्हें नहीं करना था। 2 दिन गुजर गए। रानी महगदई बांदी बनने के बारे में एक बार इस विषय में ज़रूर सोचेगी और सारी स्थिति को समझेगी, फिर सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि पिताजी को दिया हुआ वचन भी नहीं टूटेगा और दूसरा विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। 2 दिन गुजर गए। राजा अजीत सिंह का दिल बहुत बेचैन था। दूसरे दिन की रात भी अजीत सिंह को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उनको बहुत बेचैनी हो रही थी और उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी। अजीत सिंह राजा की आंखों में नींद नहीं थी, बस महगदई का इंतज़ार था कि अभी आएगी और बीते समय पर दुख प्रकट करेगी कि मुझसे जो हुआ गलती हो गई। रात का आखिरी पहर भी बीत चला था। अजीत सिंह को एक एक पल सालों के जैसे लग रहा था। द्वारपालों की आहट को भी राजा ध्यान से देखता, कहीं महगदई तो नहीं आ गई। देखते ही रात का आखिरी पहर भी बीत गया। अजीत राजा निढाल होकर बिस्तर पर लेट गया। सुबह होने पर चिड़ियों की चहचहाट कानों में चुभ रही थी। उसके जीवन में अनेक परेशानियों के बावजूद भी राजा कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। आज तो उसका जीवन से मन उठ गया था। जिस मकसद से महगदई उनसे दूर हो रही थी, उन्हें उसका कारण ही नहीं पता था, लेकिन वो महगदई से बहुत प्रेम करता था, इसलिए आज उन्हें सज़ा सुनानी भी थी। अजीत सिंह राजा बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसकी परेशानी का कोई हल उसके पास नहीं था। भरे दरबार में उसने 2 दिन पहले जो ऐलान किया था उससे भी वह मुकर नहीं सकता था। सारे दरबारी आकर बैठ चुके थे। अजीत सिंह बहुत ही परेशान और भारी कदमों से उदास होकर जब अपने दरबार में आया, क्योंकि सारे दरबारी बैठ चुके थे और अजीत सिंह का इंतज़ार हो रहा था। आज राजा बहुत देर से आया था और आकर सिंहासन पर बैठा। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। राजा ने आदेश दिया, महगदई को बुलाया जाए। महगदई आ गई। महगदई के बढ़ते कदम राजा का खून सुखा रहे थे। राजा बहुत दुखी थे। अजीत सिंह ने कहा, महगदई, परसों के ऐलान के मुताबिक आपको 2 दिन दिए गए थे, परंतु आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इसलिए आपके लिए जो सज़ा निश्चित की गई है उसका पालन आज से ही होगा। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। महगदई कुछ नहीं बोली। चौंदई के कहे शब्द उसे अब भी याद थे। महगदई अपने आप छत पर चली गई और जाकर बैठ गई। उसके सीधे साधे मन में उसे समझने ही नहीं दिया। उसके भोलेपन ने
कि आज से वो सच में महल की बांदी बन गई है। अजीत सिंह के दुख की कोई पार नहीं थी। वो बार बार मन ही मन भाग्य को कोस रहा था। उसी दिन पास के राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम पवित्रा था, उससे राजकुमार की शादी हो गई और महल में नई रानी आ गई। तो रानी पवित्रा उनके जीवन में आकर उनके जीवन ने नया मोड़ लिया। पवित्रा अजीत सिंह से बहुत प्रेम करती थी। अजीत सिंह भी पवित्रा के रिश्ते को मान देते थे, परंतु महक देई की बेरुखी का दुख उनके मन में समाया रहता था। यूँ तो पवित्रा बहुत समझदार थी, पर अजीत सिंह का महक देई से अधिक प्रेम करना उसकी जलन बन जाता था, क्योंकि सौत की ढाह एक जलन का रूप ले ही लेती है। अजीत सिंह को भी अब महक देई के बोलने का इंतज़ार रहता था। पवित्रा को बहुत डर लगा रहता था, अगर महक देई बोलने लगी तो अजीत सिंह उसे भूल ही जाएंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं था। राजा अजीत सिंह पवित्रा के साथ अपने रिश्ते को मान देता था, पर स्त्रियों में जलन होने की भावना स्वाभाविक होती है। पवित्रा हृदय से चाहती थी कि महक देई कभी न बोले। 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद पवित्रा ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। अजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजकुमार बहुत प्यारा था, उसका नाम सावंत रखा गया। महल में खुशियां मनाई गई। इतनी खुशी के बावजूद अजीत महक देई को नहीं भुला पा रहा था। रोज़ सुबह उसके पास जाता, उसका हाल पूछता और जवाब नहीं मिलने पर लौट आता। पवित्रा को डर लगा रहता, किसी दिन महक देई बोल पड़ी तो उसका पति उससे दूर हो जाएगा। महल में महक देई को अब रानी अनबोलदे कहा जाने लगा। सब उसे रानी अनबोलदे के नाम से जानने लगे। राजा अजीत सिंह पवित्रा के साथ से खुश तो था, पर दूसरी बात से अनबोलदे का जिक्र उसे दुखी कर देता था। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। वो भी अनबोलदे के किस्से अपने पिता से सुनता था, कैसे अनबोलदे रानी अजीत सिंह को बाग में मिली थी। समय बीतता गया, अनबोलदे रानी का शरीर अब कमज़ोर होता गया। सर्दी की रात थी। अनबोलदे रानी छत पर ही सोती थी। रात में बरसात हुई थी और अनबोलदे रानी भीग गई थी। कड़ाके की ठंड में भीगी हुई अनबोलदे का शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसकी सांसें मंद पड़ने लगी थीं, खून जमने लगा था। वह मौत के बिल्कुल नज़दीक थी। अचानक उसे याद आने लगा, उसने अपनी ज़िंदगी में क्या खोया है, आज तक उसने क्या किया है। अब तक सौंदर्य की कही बातों को अपनी ज़िद बनाकर सोचने वाली महक देई को अब समझ आने लगा था कि उसने कितना गलत किया है। आज उसका नाम अनबोलदे हो चुका है। महल से नीचे जाने वाले दरवाजे बंद थे। अनबोलदे अजीत से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी। वह दूसरे रास्ते से नीचे आई और अजीत के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी और उसके मुंह से बोल फूटने लगे, मेरे प्यारे राजा, एक बार अनबोलदे से बोल दो, अपना दरवाज़ा खोल दो। उसने 2 बार बोला। बदकिस्मती से उस दिन राजा अजीत सिंह युद्ध से थका हारा आया था और वो गहरी नींद सो गया था, परंतु रानी पवित्रा ने अनबोलदे की ये बोल सुन लिए थे। उसने अजीत सिंह को नहीं जगाया और सोचने लगी अब क्या करे। अनबोलदे रानी निराश होकर ऊपर आ गई और कोने में बैठ गई। अब वो बहुत पछताने लगी। मृत्यु का समय अक्सर ऐसा ही होता है, जीवन भर क्या किया सब याद आने लगता है। अनबोलदे का शरीर ठंड से अकड़ जाता। वो दोबारा अजीत सिंह के पास जाने के लिए उठने लगती है, पर उठ नहीं पाती और उसका शरीर जवाब दे देता है। वो अजीत को बार बार याद करते करते सुबह हो गई। सुबह तक पवित्रा सो नहीं पाई। वो चिंता में थी कि अगर अजीत सिंह को बता दिया तो कहीं अजीत सिंह की पटरानी अनबोलदे ही ना हो और वो देखते ही रह जाएगी, उसका पति उससे छिन जाएगा। फिर उसी का मन उसे धिक्कारने लगता कि उसने अजीत सिंह को क्यों नहीं उठाया, और जब उसके मन में आत्मगिलानी होने लगी तो वो अजीत सिंह को जगाने लगी। पवित्रा तुरंत बोल पड़ी, कल रात आपको अनबोलदे बोली थी, आपके अनबोलदे आपको जगाने आई थी। अजीत सिंह हैरान रह जाता है। वो तुरंत भागकर छत पर गया। छत पर आकर वो सुन्न होकर बैठ गया। अनबोलदे ठंडी पड़ चुकी थी। अजीत सिंह से एक बार भी बोले बिना वो खामोश हो चुकी थी और अजीत सिंह खामोश हो जाते हैं। पवित्रा मन ही मन कोसने लगती है, क्यों ना उसने अजीत सिंह को जगाया। अजीत सिंह की हालत देखकर पवित्रा को बहुत दुख होता है। अनबोलदे के मरते ही अजीत सिंह को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसने अनबोलदे को टूट कर प्यार किया था। अब अजीत सिंह बीमार रहने लगा और मन ही मन खुद को कोसने लगा कि उस रात वो क्यों नहीं जागा जब उसकी महक देई उसको बोलने आई थी, जब महक देई को उसकी ज़रूरत थी। पवित्रा अजीत की हालत देखकर मन ही मन दुखी होती और अपने को कोसती कि अगर उसने अजीत सिंह को जगा दिया होता तो आज अजीत सिंह की हालत ऐसी नहीं होती। अजीत सिंह के लिए ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो उसकी तकलीफ़ को कम कर सकते। उसी दर्द में रहते रहते एक दिन अजीत सिंह बिल्कुल खामोश हो गए थे और बीमारी की वजह से संसार को छोड़कर चल गए। पवित्रा के दुख का पार नहीं था, पर जाते जाते
अजीत सिंह पवित्रा से वचन लेकर गए थे कि वो राजकुमार को पाल पोस कर गद्दी पर बिठाएगी। पवित्रा अपने कर्म की सजा समझकर पवित्रा अपने कर्म का पालन करती रही। अजीत ने जीवन में एक बार भी महकदी की आवाज़ नहीं सुनी थी। महकदी ने एक बार भी पूरी ज़िंदगी उससे बात नहीं की थी। अजीत सिंह उसके बोल सुनने के लिए तरसता रहा, लेकिन महकदी उससे नहीं बोली और बिना बोले ही उसने अपना जीवन बिता दिया। और उसने महकदी से अनोखा इश्क किया था, एक अनोखा प्यार किया था जो राजा के प्यार की मिसाल बना। सब लोग राजा और अनबोलते रानी की मिसाल देने लगे कि सच्चा प्यार तो राजा ने किया था महकदी से, अनबोलती रानी से। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।